सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और यहाँ हमारी चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए विजय भव सीरीज, यानी कि मिशन 100 आउट ऑफ 100। तो फुल मार्क्स लाने की तैयारी चल रही है और यहाँ पर सारे बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं अपने ड्रीम मार्क्स स्कोर करने के लिए। और हम लोगों ने 5 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं अपनी इस सीरीज के अंदर। अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चों हमारी पूरी प्लेलिस्ट मेंटेन्ड है विजय भव सीरीज के लिए। आप जाकर अपने जो प्रीवियस चैप्टर है वहां से पढ़ सकते हैं। और विजय भव सीरीज इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ एक श्योरिटी है, गारंटी है आप लोगों को कि हम आपको विजय भव कर ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस सीरीज के अंदर इस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है कि एक रिवीजन हो रहा है। यहाँ आपको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि अगर तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, तुम जीरो पर थे, तो हम तुम्हें हीरो बनाकर छोड़ेंगे। तो जीरो से हीरो तक की स्ट्रैटेजी चल रही है और बहुत ही डिटेल में हर एक चैप्टर को यहाँ पर समझाया जा रहा है। ठीक है, समरी नोटबुक एक मेंटेन हो रही है जहाँ पर सारे मेमोरी ट्रिक्स लिखे जा रहे हैं, टॉपिक्स के साथ कीवर्ड्स नोट डाउन किए जा रहे हैं, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले और एग्जाम वाले दिन सुबह आप उस समरी नोटबुक में से सारे टॉपिक्स को रिवाइज करके जाएंगे तो अपने एग्जाम में उस चीज को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। और उससे भी पहले आपकी मैम जो आपको एक्रोनिम प्रोवाइड्स करती हैं, वो एक्रोनिम्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आप सभी पॉइंट्स के साथ उसे इन एक्रोनिम्स को मैच करने की कोशिश कीजिएगा। हिंट दे देती हूँ कि जैसे यहाँ पर आपको जो कैपिटल लेटर्स दिख रहे हैं, वही आपके टॉपिक्स में यूज किए जाने वाले जो भी पॉइंट्स हैं उनसे वो रिलेट करते होंगे। एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ एलसीडी है, यहाँ रीकैप एमसीडी लॉ है। तो जैसे कि रीकैप है तो री का आर जो है वो यूज हो रहा है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ई का मतलब होगा वहां पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स के जो वहां पर लेटर्स होंगे उसके साथ आपको इन कैपिटल लेटर्स को मैच करना होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत आपकी है। इससे क्या होगा कि जब आप सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड जो है वो उन सब चीजों के लिए वर्क करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर विद द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। ओके, यस। तो बच्चों जैसा कि पार्ट ए के फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैनेजमेंट के अंदर हमारे 5 फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, राइट। हम प्लानिंग करते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग यानी कि पहले 2 फंक्शन तक तो तुम पहुंच गए, उसके बारे में तुमने सब कुछ पढ़ लिया कि प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं। प्लानिंग के अंदर हम लोग सोच विचार का काम करते हैं कि अच्छा हमें करना क्या है। ओ, हमें तो 80 आउट ऑफ 80 लेकर आने हैं, बल्ले बल्ले करनी है हमें। तो ये तो हमारी प्लानिंग हो गई। अब वो प्लानिंग कैसे सक्सेसफुल होगी? अब उस प्लानिंग के लिए हमें कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। तो क्या काम करना पड़ेगा, कैसे कैसे वो काम जो है वो कंप्लीट होगा, क्या रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए होंगे, क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितने लोगों को हमें यहाँ पे रखना होगा। तो इन सब चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा ना। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों ने उसी प्लानिंग के ऊपर थोड़ा सा काम किया, ये देख के कि क्या काम करना है, क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हमें डिजाइन करना होगा। ये सारे काम हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग में करे। बट ये काम करेगा कौन? ये काम कौन करेगा? ये कोई सपना थोड़ी है कि रात को देखा, सपने में सब कुछ हो गया और सुबह उठ के सब कुछ भूला। ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई तो होगा जो इस काम को करेगा। तो बच्चे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कराने के लिए आपको जरूरत होती है लोगों की, यानी कि आपके स्टाफ की। स्टाफिंग कहाँ से निकला है? स्टाफ से तो निकला है। और स्टाफ का मतलब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। बट आपको पता है ये ह्यूमन रिसोर्स भी अगर सही से इस्तेमाल नहीं किए जाए ना, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डुबाने के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंड करती है। आप अगर सही व्यक्ति को सही काम दोगे सही समय पर, तभी तो वो प्रोडक्टिविटी दिखाएगा आपको, तभी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप एक गलत व्यक्ति को काम दे रहे हो तो फिर वो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को डुबा ही देगा ना। अब मैं हर बार अपना एग्जाम्पल लेती हूँ कि भाई मुझे अगर तुम कल को ये कह दो, भाई मुझे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स मैंने पढ़ी है, बट मैंने 10th क्लास तक पढ़ी है ना यार। अब तुम मुझे कहो कि 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ानी है मैम आपको, तो वो जो सारी इक्वेशन की बैलेंसिंग है ना भाई, तो वो सारी इक्वेशन की बैलेंसिंग खराब हो जानी है। यहाँ पे मैंने आपको सारे फॉर्मूले गलत ही बताने हैं। आप मुझे कहो कि अच्छा मैम एक काम करो, आप ह्यूमैनिटी का हमारा एक सब्जेक्ट पढ़ा दो, पॉलिटिकल साइंस, तो बस यहाँ पे सरकारें मैं ऐसी गिरा दूंगी। क्यों? क्योंकि ठीक है, मैं आपके लिए एक ह्यूमन रिसोर्स का काम तो करूंगी कि आपके यहाँ पर जगह खाली है, वो जगह पूरी तो हो जाएगी, लेकिन आपने मुझे सही काम तो नहीं सौंपा ना। तो स्टाफिंग
मैनेजमेंट का बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और इसको परफॉर्म करना कोई ऐसे चुटकियों वाला काम नहीं है। बहुत सोच समझकर आपको ये डिसीजन लेना होता है, क्योंकि सही लोग सही जगह पर अगर आएंगे तो ही सही काम निकल कर आएगा, तो ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो कर पाएगा। ठीक है, तो बच्चे स्टाफिंग को ना हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा था, पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट राइट टाइम, यानी कि एक सही व्यक्ति को सही काम देना एक सही समय पर, ये प्रॉपर स्टाफिंग कहलाती है। और ये बात बिल्कुल सही है, बस इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे इसके डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने लिखा है दैट स्टाफिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मैनेजरियल फंक्शन। क्या बोला उन्होंने, क्या है ये, एक मैनेजरियल फंक्शन है ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड। किस चीज का फंक्शन है, जहां पर हम जो भी हमारे यहाँ पर जॉब पोजीशन खाली होगी उसको भरने का काम करते हैं, कि देखो तुम हो बेरोजगार तो आओ हमारे यहाँ पर, तुम्हारे लिए रोजगार है, बहुत सारी पोजीशन खाली हुई हैं, और अगर आपको लगता है कि आप एक सुटेबल कैंडिडेट हो तो आके इन पोजीशन को भर लो। तो यहाँ पर हमारा टास्क क्या है कि जो भी हमारे यहाँ पोजीशन खाली है हमें उसको भरना है। अब ऐसा है कि एक ही बार भरना है। अब पोजीशन हो सकता है एक बार आपने रख लिया किसी बंदे को, उसको तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन पसंद नहीं आया और वो चल दिया, 2 महीने बाद वो पोजीशन फिर से खाली हो गई, तो क्या तुम बैठ जाओगे आराम से अब कि ठीक है एक ही बार तो करना होता है काम? नहीं भाई, कीपिंग फिल्ड, आपको उन पोजीशंस को फिल्ड रखना है इन दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि आपको ये इंश्योर करना है कि कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जॉब पोजीशन वेकेंट ना रहे, आपको उसे भरना है और भरे रखना है। आपको कुछ पॉलिसीज भी ऐसे बनानी है कि बहुत जल्दी जल्दी आपके यहाँ से जो एम्प्लॉय है वो छोड़कर ना जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों? क्योंकि इसका नुकसान आपको भी है कि हर बार एक नया व्यक्ति तुम ढूंढोगे, उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी। आपको पता है लोगों को अपने यहाँ पर रखने के लिए जो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हो उसमें पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, तो ये सभी चीजों की बर्बादी है ना। तो हमें स्टाफिंग करते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें जॉब पोजीशन फिल भी करनी है और उसे फिल्ड रखना भी है। So staffing is a process of recruiting the right people for the right job. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि स्टाफिंग एक ऐसा मैनेजरियल फंक्शन है जहां पर हम सही लोगों को सही जॉब देते हैं, यानी कि उनके स्किल्स के साथ मैच करता हुआ। आपने देखा होगा ना आपके स्कूल्स में भी जो टीचर्स अपॉइंट किए गए हैं वो अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होते हैं भाई, वो अपने उस सब्जेक्ट में मास्टरी कर कर आए हैं, तभी वो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो राइट पर्सन को राइट जॉब देनी, यानी कि जिसके स्किल्स जिस चीज से मैच करते हैं उसे वही काम सौंपना है। ठीक है, सो मीनिंग क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। मैम आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी हमें स्टाफिंग के बारे में, आखिर इतना भी क्या इंपॉर्टेंट है ये स्टाफिंग? रख लेंगे ना किसी को कैसे भी, क्या ही हो जाता है प्रॉपर स्टाफिंग करने से? देखो बच्चों की क्या ही हो जाता है प्रॉपर स्टाफिंग करने से। सबसे पहली चीज तो तुम्हें यहाँ पर समझदार लोग मिलते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सनल, सही लोग तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे। अब क्या है कि हमारा राजू, आप राजू को जानते हो ना, अब राजू हमारा बड़ा हो चुका था, तो बड़ा हो गया तो उसकी मम्मी को लगा कि इसके हाथ पीले कर देते हैं, तो राजू क्या कर रहा था, अपने आसपास ऐसे करके झांक रहा था, ऐसे करके कि उसके लिए कोई सही कन्या अगर उसे मिल जाए। तो आसपास तो उसे अपनी जैसी ही दिख रही थी, लेकिन उसकी मम्मी समझदार थी। उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा तू तो रहने ही दे, मैं ढूंढ कर लेकर आती हूँ। तो उन्होंने उसकी प्रोफाइल बनाई, ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे बहुत सारे पंडितों से बात करी, आपस में रिश्तेदारों में पूरी बात फैला दी कि राजू हमारा द मोस्ट एलिजिबल बैचलर रेडी है अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, अगर किसी के पास हो इसके लायक कोई कन्या तो बताइएगा। तो अब ऐसा होता है ना कि जब इतनी सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो उसमें से बेस्ट आप चूज कर सकते हो, आपके पास सही ऑप्शन आने का चांस होता है। कॉम्पिटेंट पर्सनल यानी कि स्टाफिंग। अब राजू को थोड़ा साइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में आपके यहाँ पर एक जॉब पोजीशन खाली हुई है। अब अगर आप स्टाफिंग को सही से इस्तेमाल करते हो तो आप एक वेल क्वालिफाइड पर्सनल अपने यहाँ पर चुन सकते हो। ठीक है, और उसका एक रिजल्ट आप लोग देख ही रहे हो कि आपके सामने एक मैम खड़ी हैं और वो आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही हैं, तो डेफिनेटली वो भी तो RKG इंस्टीट्यूट की कॉम्पिटेंट पर्सनल है। ठीक है, अब ये कब हुआ? जब प्रॉपर स्टाफिंग हुई तभी तो हुआ ना। ठीक है, सो प्रॉपर स्टाफिंग आपकी मदद करता है कि आप डिस्कवर कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो कॉम्पिटेंट पर्सनल्स को वेरियस जॉब्स के लिए। ठीक, चलो पहली इंपॉर्टेंस तो ये हो गई। उसके बाद हायर परफॉर्मेंस। अब आपने देखा होगा कि मैं जब भी पढ़ाती हूँ ना बहुत जोश के साथ पढ़ाती हूँ, बहुत जोश के साथ, क्योंकि मैं ना दिल से पढ़ाती हूँ।
मतलब मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, अब जब हम अपने पसंद का काम करते हैं ना बच्चे, तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली हाई रहती है। बट अगर आप मुझे कोई एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा दोगे जैसे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो अब जैसे कि मैं सही बात बताऊं तो जैसे आपका लोगों का एक सब्जेक्ट होता है फिजिकल एजुकेशन, मुझे उसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर मुझे ये कहा गया कि आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना है, तो पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूंगी, नो डाउट, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसको पढ़ाने में। बट मैं कहूंगी कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। अब अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा, आपने इसका मतलब मेरे स्किल्स के अकॉर्डिंग मुझे वो काम नहीं सौंपा ना, तो वहां पर मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन रहेगी। बट वहीं पे आप मुझे मेरे कॉमर्स फील्ड के जो भी सब्जेक्ट पकड़ा दो, चाहे आप मुझे बिजनेस स्टडीज को जैसे मैं पढ़ा ही रही हूँ, आप मुझे अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए कह दो, आप मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए कह दो, तो एक बार को इंग्लिश पढ़ाने के लिए भी कहोगे तो मैं वो भी पढ़ा दूंगी। बट क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, मेरे स्किल्स उनसे रिगार्डिंग है, क्योंकि मैंने वो पढ़ा है। और सच बात यह है कि मैंने फिजिकल एजुकेशन कभी पढ़ी नहीं है, तो अब जो चीज मैंने नहीं पढ़ी वो चीज आप मेरे को कहोगे पढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली वहां पर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। बट जो काम मुझे करना आता होगा, मुझे वो काम सौंपा जाएगा, तो मेरी परफॉर्मेंस हाई रहेगी। तो दूसरा बेनिफिट आपको यही मिलता है कि हाई परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। और वो हाई परफॉर्मेंस क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि आपने यहाँ पे सही व्यक्ति को सही जॉब सौंपी है। ठीक। थर्ड, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोग नहीं रखोगे तो क्या आप ग्रो कर पाओगे? बिना मैन पावर, बिना ह्यूमन रिसोर्स के क्या ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है? नहीं ना। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को लगातार चलाने प्लस उसको ग्रो करने के लिए आपको मैन पावर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। फिर फोर्थ वन आता है बच्चे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, हमें ना तो अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में भीड़ इकट्ठी करनी है कि ठीक है हम तो एक समाज सेवा कर रहे हैं, जितने बेरोजगार है उसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे। ऐसा तो काम हम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोग अगर आपने यहाँ पर रख लेंगे तो अल्टीमेटली हमें उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। और अगर हम लोगों ने यहाँ पर कंजूसी करी लोगों को रखने में, हम तो अपने पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कम लोग रख रहे हैं, वर्कलोड ज्यादा है, हमारे पास काम बहुत है, काम करने के लिए हमारे पास लोग नहीं है, तो हमारे टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। तो हमें रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ना तो सरप्लस अच्छा है ना ही स्टाफ का शॉर्टेज अच्छा होता है। ठीक है। सो यहाँ पर हम अंडर यूटिलाइजेशन भी नहीं कर रहे हैं, ओवर मैनिंग भी नहीं कर रहे। ओवर मैनिंग का मतलब ये है कि जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉयज आपके यहाँ पर है, तो इससे क्या होता है, हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। जॉब सेटिस्फैक्शन रहता है। भाई अगर मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूं तो मैं हमेशा मोटिवेटेड रहती हूँ उस काम को करने के लिए। मुझे जो काम दिया गया है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ कि मैं आज जो कर रही हूँ, जैसा कर रही हूँ, मैं उससे खुश हूँ। और जब मैं खुश होंगी ना, तो मेरे चेहरे पे स्माइल दिख रही है, और मेरे चेहरे की स्माइल मेरा जो मोराल है उसे इंक्रीज करते हैं, मेरे को मेरे काम से सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जब हम अपने पसंदीदा काम में होते हैं तो हम मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक, चलो यहां तक बात सबको समझ में आ गई इंपॉर्टेंस की। ओके, नेक्स्ट। अब बच्चों, आप सभी लोगों ने ना कभी अपने इस कॉमर्स की जर्नी में, ये 2 ही साल हुए हैं अभी आपको अपनी कॉमर्स की जर्नी में, तो ये सभी कॉमर्स के बचपन में आपने कहीं ना कहीं HRM, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब सुना होगा। बट हमेशा से क्या ये था? नहीं। हम पहले के टाइम की अगर बात करें तो HR डिपार्टमेंट पहले कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाया जाता था। ये कोई पहले से अलग एक फंक्शन नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक ही व्यक्ति होता था और वही ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को रखने का काम, उसको सिलेक्ट करने का काम, उनको कितना पैसा देना है, ये सब चीजें वो खुद ही डिसाइड कर लेता था। वो तो जैसे जैसे सिचुएशन बदली, बिजनेस एनवायरनमेंट बदला, ऑर्गेनाइजेशन में नीड बदली, तो उसके बाद हमें जरूरत पड़ी कि एक अलग से एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसका काम ही यही हो। क्योंकि हमें ना स्पेशलाइजेशन चाहिए था कि यार एक मार्केटिंग मैनेजर अपने मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर रहा है, फाइनेंस मैनेजर अपने फाइनेंस को संभाल रहा है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स को कौन संभाल रहा है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको हर किसी की नीड अलग है, हर किसी के जो एक्सपेक्टेशंस है अपनी कंपनी को लेकर वो अलग है, तो ये कौन समझेगा? अब अगर एक सीईओ अगर यही चीज लेकर बैठा रहेगा तो वो बाकी इंपॉर्टेंट एरियाज पे कैसे फोकस करेगा? तो एक काम करते हैं ना, एक अलग से डिपार्टमेंट बना देते हैं और उस डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी HR यानी कि जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं उसको हमें यहाँ पर संभालना है, उनकी पे डिसाइड करनी है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उनकी जॉब का डिस्क्रिप्शन हमें बनाना है, तो वो सारे काम करना। और ये ना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और स्टाफिंग उसका एक पार्ट है। आज जो हम पढ़ रहे हैं हम जस्ट उसका एक पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो जरा,
स्टाफिंग फंक्शन डील्स विद द ह्यूमन एलिमेंट। डेफिनेटली स्टाफिंग फंक्शन किसके साथ डील करता है बच्चे? ये ह्यूमन एलिमेंट्स के साथ डील करता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, वहां पर काम करने वाले लोग बढ़ते हैं। जब काम करने वाले लोग बढ़ते हैं तो तब हमें जरूरत पड़ी कि एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स को संभाले, और उसको हमने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का नाम दे दिया। ठीक है, जिसके अंदर कुछ स्पेशलिस्ट होंगे, कुछ एक्सपर्ट होंगे, जो अलग अलग दिमाग वाले लोगों के साथ डील करना जानते होंगे। क्योंकि भाई जब तुम 10 अलग तरीके के लोगों के साथ बात करोगे ना, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। हर लोगों का व्यू पॉइंट किसी एक चीज के लिए इतना अलग होता है ना कि तुम्हें उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे हम लोगों ने कुछ यहाँ पे दिग्गज बिठा दिए, कुछ धुरंधर लोग बिठा दिए हैं कि भाई तुम ही बैठो, तुम ही संभालो इन सब लोगों को। ठीक, सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, अब इसके अंदर क्या क्या होता होगा? प्रोक्योरिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग, अप्रेजिंग द कॉम्पिटेंट एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? पहले लोगों को अपने यहाँ पे बुलाएंगे, उनको रखेंगे, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, उनको सेटिस्फाइड रखेंगे, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करेंगे, ताकि जो गोल्स हैं वो हमारे अचीव हो पाए। ठीक, अब लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स के अंदर, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन रॉन्ग किया। क्यों? पढ़कर ही नहीं गए थे। क्योंकि सच में बच्चे इसको एक ऐसा टॉपिक समझते थे कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। मोस्टली हम लोग भी जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जो प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछे जाने वाले सवाल है, उन्हीं को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाला जाता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कभी नहीं पूछा गया, लेकिन लास्ट ईयर पूछा गया, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे रखे थे, कुछ पॉइंट्स हमें अपने तरफ से बताने थे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर गलती करी थी, बट हम लोग कोई भी टॉपिक नहीं छोड़कर जाने वाले हैं, हम लोग सब पढ़ के जाएंगे। क्योंकि भाई देखो, हमें तो 80 आउट ऑफ 80 लेकर आने हैं। अब टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक के अंदर ये बोला गया है कि जो एचआर मैनेजमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, वो कौन कौन सी ब्रॉड एक्टिविटीज हैं जो हमारा एचआरएम परफॉर्म करता है? तो पहला काम क्या है? पहला काम है इनका रिक्रूटमेंट का। अपने यहाँ पर लोगों को रखना, लोगों को ढूंढना, कहाँ है तू, कहाँ है तू, और उसके बाद उनको इनवाइट करना कि हाँ जी भाई साहब, आप अगर बेरोजगार हैं तो आप खुश हो जाइए, आपको रोजगार मिलने वाला है। तो हमारे यहाँ पर क्योंकि एक जॉब पोजीशन खाली है, अगर आपको लगता है कि आप सुटेबल हैं तो आप आके अप्लाई कर सकते हैं। अब भाई जो बंदा तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए आएगा उसको तुम बताओगे भी तो सही कि तुम्हें क्या काम करना है। तो भाई उसके लिए एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना, ये भी यही काम करते हैं। उसके अलावा उसको कितना पैसा दोगे, उनका कंपेंसेशन डेवलप करना, उनको कैसे इंसेंटिव्स दोगे, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, लेबर रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल करना, उनके जो दुख दर्द पीड़ा होगी उसको तुमको समझना है, उसको सॉल्व करना है, उनको सोशल सिक्योरिटी देनी है। और अगर कभी कंपनी किसी झमेले में फंस गई, यानी कि कुछ लीगली कुछ अटक गई हमारी कंपनी, तो कंपनी को बचाना और उसको उस लीगल कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना। ठीक है, तो ये सारे काम किसके हैं? हमारे एचआरएम के। ओके, चलो अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है हमारा, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। बच्चों अब तक आप 2 प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ चुके हो, प्लानिंग प्रोसेस और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। हर एक प्रोसेस से मैंने आपको ये बात बोली है कि प्रोसेस का जो सीक्वेंस है आप चेंज नहीं कर सकते, आपको इसको 1 आफ्टर 1 ही लिखना होगा। मतलब अगर पूरी प्रोसेस लिखने को आती है, आप इसका सीक्वेंस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते। जैसे कि फीचर इंपॉर्टेंस को तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोसेस को चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, तो अब स्टाफिंग प्रोसेस आपको क्या समझा रही है कि किस तरीके से हम लोग इस प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। आप स्टाफिंग करने निकले हो, स्टाफिंग मतलब वही से, एक बात याद रख लो बस, पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो पहले उसके लिए आपको देखना तो पड़ेगा ना कि आपको कितने लोगों की जरूरत है। क्या अपने मन से कितने भी लोग रख लोगे क्या तुम्हें जरूरत है 2 की, तुम रख रहे हो 10, 15, 20, कौन देगा पैसा? कहाँ से आएगा पैसा? ऐसे थोड़ी रखा जाता है। फिर ये भी तो देखना होता है वो 2 लोग कौन कौन सी पोजीशन के लिए चाहिए। भाई ये नहीं देखोगे तुम किसी को भी उठा के अपने ऑर्गेनाइजेशन में आके रख दोगे कि अच्छा चल ठीक है, तुझे कितनी पढ़ाई करी तूने 12th पास करी है, चल तू बैठ जा यहाँ पर, आज से तू सी है, तू सारा सीए का काम करेगा। कितनी गलत बात है ये, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो बच्चे पहला पॉइंट ये कहता है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो ये देखो कि आपको कितने लोगों की जरूरत है।
अब मैम ये कैसे पता चलेगा कितने लोगों की जरूरत है? अभी बिल्कुल बताते हैं। 2 एनालिसिस करने हैं। कितने एनालिसिस करने हैं बच्चे? 2 एनालिसिस करने हैं। एक का नाम है वर्कलोड एनालिसिस और दूसरे का नाम है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड, वर्कफोर्स, नाम से समझो। वर्कलोड, काम का बोझ, काम का बोझ। वर्कफोर्स यानी कि आपकी गैंग कितनी है, आपके पास लोग कितने हैं, टीम कितनी है आपके पास, ठीक है। अब मुझे खुद बताना कि वर्कलोड क्या बताता होगा। वर्कलोड आपको ये बताता होगा कि कितने नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड है। दिस इज द कीवर्ड, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करिएगा कि वर्कलोड यानी कि काम का भार ही तो बताएगा ना कि आपको कितने लोगों की जरूरत है और कौन कौन से लोगों की जरूरत है। आपको अपने यहाँ पे 5 लोगों की जरूरत है, इसमें से 3 आपको क्लैरिकल वर्क के लिए चाहिए, 2 आपको मैनेजर चाहिए। तो ये जो आप बता रहे हो किस बेसिस पे बता रहे हो, कितना काम का बोझ है उसके हिसाब से, ठीक। उसके बाद वर्कफोर्स एनालिसिस के अंदर क्या है, वर्कफोर्स टीम है कितनी आपके पास फिलहाल, यानी कि द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज करंटली अवेलेबल, दिस इज द कीवर्ड। आपको वर्कलोड ने क्या बताया, रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, क्योंकि वो काम के बोझ के हिसाब से पता चलेगा। वर्कफोर्स आपके पास ऑलरेडी टीम कितनी रेडी है, अवेलेबिलिटी कितनी है। जब काम का बोझ और अवेलेबिलिटी पता चलेगी तभी तो पता चलेगा ना कि और कितने लोग चाहिए या कितने एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। अब यहीं से देखो कि अगर तुम्हारा काम का बोझ यानी कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट तो ज्यादा है लेकिन अवेलेबिलिटी कम है, चाहिए 12 लोग हैं 10 लोग, तो 2 लोगों की और जरूरत है ना। इसका मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टाफ्ड है, तुम्हें रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, तुम्हें लोग बुलाने पड़ेंगे। बट वहीं पे आपने देखा काम का बोझ तो कम है, रिक्वायरमेंट तो कम है, लेकिन लोग ज्यादा है तुम्हारे पास। मतलब चाहिए तो आपको 8 लोग, काम कर रहे हैं 10 लोग, तो 2 एक्स्ट्रा हो गए ना, ओवर स्टाफिंग हो गई। तो ऐसे में भाई या तो आपको उन 2 लोगों को निकालना पड़ेगा या फिर भाई ऐसा करो कि आप उनका ट्रांसफर कर सकते हो। कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर जरूरत है तो आप उनको वहां ट्रांसफर भी कर सकते हो, ठीक है। और बेस्ट सिचुएशन क्या होगी, जितना काम उतनी ही टीम, तो ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। ऐसे में आपके पास राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, आपको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो पहला पॉइंट समझ में आ गया। ये अकेला पॉइंट अलग से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट। अब बच्चे रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब कुछ ऐसा ही होता है कि जहां पर जैसे कि राजू की मम्मी राजू के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि राजू ना बहुत नालायक बच्चा है ना। अब उसकी मम्मी ने कहा कि इसके कंधों पे जब तक बोझ नहीं डालेंगे ना ये नालायक लायक नहीं बनेगा। तो मम्मी ने न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया, वेबसाइट्स पे जाके उसके लिए प्रोफाइल वोफाइल बनाई, खूब रिश्तेदारों में ढिंडोरा पीट दिया कि हमारा बच्चा वही मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, तो भाई देखो हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई सुंदर सुशील मजबूत टिकाऊ कन्या है इसको झेलने के लिए, तो कृपया आकर हमसे संपर्क करें। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी तो होता है। हमने यहाँ पर ये देख लिया ना कितने लोगों की जरूरत है, ज्यादा है कम है, वो सब काम हमने देख लिया ना। तो जब हमें पता चल गया कि मान लो वही 5 लोगों की जरूरत है, तो आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाल दी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 5, जिसमें 3 है क्लरिकल वर्क के लिए और 2 हमें मैनेजर चाहिए, और मैनेजर भी एक हमें मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, एक हमें फाइनेंस मैनेजर चाहिए। तो ये आपने जो इनवाइट किया ना अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को, इसे ही बोलते हैं रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्चिंग फॉर द एम्प्लॉयज, सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या है कि तुम अपने घर पे आराम से मस्त एसी में बैठे हुए हो, सामने टीवी चला के मोबाइल में रील्स देख रहे हो और तुम नालायक अपने माँ बाप की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हो, तो हमने यहाँ पर तुमको एक एडवर्टाइजमेंट दिखा के पिन मारी है कि जरा खड़े हो जाओ, एक जॉब निकली है और जाके जॉब के लिए अप्लाई करके आओ। तो स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है आपके अंदर एक एनर्जी लेकर आना कि भाई देखो नौकरियां निकल चुकी हैं, आओ और अप्लाई करो, ठीक है। टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये 2 तरीके से किया जा सकता है। हम कई बार अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी लोगों को ढूंढ लेते हैं और बाहर से भी लोगों को यहाँ पर रिक्रूट किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी वो तो सोर्सेज हमें आगे जाके पढ़ने ही है। उसके बाद तो रिक्रूटमेंट में हमने लोगों को सर्च करना, उनको इनवाइट करना शुरू कर दिया है। अब लोग आने शुरू हो चुके हैं, भर भर के एप्लीकेशंस आ रही है हमारे पास, भर भर के लोगों की लाइन लगी पड़ी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कि हम इतने सारे बेरोजगार लोग हैं, हमें काम दे दो। भाई हमारे यहाँ तो 5 ही पोजीशन खाली थी, 500 लोग बाहर खड़े हुए हैं, सबको थोड़ी रख लेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में छांटना शुरू करते हैं।
रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि हम यहाँ लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ छांट रहे होते हैं, एलिमिनेट कर रहे होते हैं उन लोगों को जिनकी जरूरत हमें नहीं है, जो हमारी एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करते। हमने एलिजिबिलिटी में बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, कई लोग होते हैं ना टाइम पास करने के लिए भी आते हैं या फिर अपना लक आजमाने के लिए भी आ जाते हैं, तो बस हमें लेकिन क्या करना है, उनको साइड करना है। तो सिलेक्शन का मतलब क्या, इट इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। हमने यहाँ पर चूज करना है बेस्ट कैंडिडेट को फ्रॉम द पूल, यानी कि बहुत सारे हमारे पास लोग आ चुके थे, उसमें से बेस्ट को चूज करना है। दो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए कि पहली बात तो सिलेक्शन प्रोसेस हमें बेस्ट को चूज करने में मदद करे, बेस्ट आउट ऑफ अवेलेबल, ठीक है। दूसरा, हमने जिस भी व्यक्ति को यहाँ पर चुना है ये उसकी प्रेस्टीज और सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करता हो, मतलब सामने वाला बंदा खुश हो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर, उसकी इज्जत बढ़ी है, उसकी सेल्फ एस्टीम में यहाँ पर वृद्धि हुई है। आप ऐसा नहीं कि बंदा MBA करके आया और तुम उसको यहाँ पर एक 20,000 रुपए की 10,000 रुपए की नौकरी तुम ऑफर कर रहे हो एक क्लैरिकल वर्क के लिए, वो MBA मतलब टॉपर्स में से वो एक रहा है और तुम इस तरीके का उसको काम सौंप रहे हो, तो ये उसकी प्रेस्टीज और सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचाएगा, तो ये काम नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जिस भी जॉब के लिए तुमने उसको चुना है, जिस जॉब पोजीशन के लिए तुमने उसको चुना है, आप उसे उसकी वो जॉब दे देते हो, असाइन कर देते हो, यानी कि वो ऑक्यूपाई कर लेता है अपनी जॉब पोजीशन जिसके लिए उसको चुना गया है। कहते हैं ना प्लेसमेंट दे रहे हैं। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हम आपको वो चीज सौंपते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चे ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन कुछ ऐसा होता है कि जब नई नई, वही पहले ही बताया होगा अगर जो बच्चे पुराने लेक्चर्स को देख के आए होंगे, नई नई बहू घर में, एक नया सदस्य आया, आ गई राजू की बहू घर पे, तो राजू की मम्मी उसको सभी रिश्तेदारों से मिलवा रही है कि बेटा ये तुम्हारी ददिया सास है, तुम्हारी चचिया सास है, ये तुम्हारी जेठानी है, ये देवरानी है, ये जेठ है, इनके साथ ऐसे ऐसे रहना। तो ये जो तुम्हें फेमिलराइज कराया जा रहा है, पूरी किचन दिखाई जा रही है, पूरा घर घुमाया जा रहा है, क्यों? तुम्हें फेमिलराइज कराया जा रहा है उस जगह से। तो ठीक उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन में एक नया बंदा आया है काम करने के लिए, तो तुम उसे दिखाओगे ना पूरा ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन समझाओगे और कुलीग्स बताओगे कौन है, सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, यानी कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलराइज कराओगे, तो इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है। सो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस करना एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फेमिलराइज करना उसको उसकी वर्क प्लेस के साथ, सुपीरियर्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ, कुलीग्स के साथ, रूल्स बताना, पॉलिसीज बताना, ठीक है। बच्चे ये अंडरलाइन जो मैं कर रही हूँ आपके की पॉइंट्स हैं, अपने आप लिखते रहिएगा इसको, मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। सो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। नेक्स्ट, अब देनी है हमने उनको ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, देखो वो बंदा आया है अभी काम करने के लिए, तो कई बार क्या होता है कि हमें उस एम्प्लॉय को थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग का मतलब हमेशा लर्निंग से होता है, सिखाया जा रहा है, लेकिन ट्रेनिंग के ना कुछ लिमिटेशंस हैं। ट्रेनिंग होती है एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड और कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है। आपने उस बंदे को मान लो फाइनेंस मैनेजर बना दिया है, आप उसको थोड़ा सा फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम समझा रहे हो, तो यहाँ पर आप जब उसको ट्रेनिंग दे रहे हो तो सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट की दे रहे हो। तो ट्रेनिंग लर्निंग तो है, लेकिन लर्निंग किस चीज की है बच्चे, वो है लर्निंग ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। बट जब मैं बात करूंगी ना डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट भी एक लर्निंग है, लेकिन ये आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके करियर ग्रोथ के लिए ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि हम लोग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ताकि हम उनके स्किल्स, उनकी नॉलेज, उनकी कॉम्पिटेंसेस को इंक्रीज कर सके। बेनिफिट ये है कि वो मोटिवेटेड रहता है, परफॉर्मेंस अच्छी देता है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक। चलो अब इतना सब कुछ हो गया, अब क्या करना है, हमें करना है परफॉर्मेंस अप्रेजल। बच्चे अप्रेजल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। अप्रेजल का मतलब होता है बच्चे इवैल्यूएशन, यानी कि हमें चेक करना है। क्या चेक करना है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रही कैसे। हमने उसके सामने कुछ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स रखे थे, हमने उसके सामने कुछ टारगेट रखा था, क्या वो टारगेट पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो रिपोर्ट कार्ड बनेगी ना, ये तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड की तरह ही है। ये जो रिपोर्ट कार्ड बनेगी यही तुम्हारे आगे फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएगी, करियर प्लानिंग कर पाएगी। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनाई जाती है टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। इसके अंदर हम उसकी करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, हम उसके जॉब के एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर उसको अप्रेज कर रहे हैं, उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस को, उसको फीडबैक दे रहे हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उसकी करियर की प्लानिंग हो रही है कि उसका प्रमोशन होगा, डिमोशन होगा या ट्रांसफर, ठीक। चलो, तो अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद क्या हो रहा है बच्चे, प्रमोशन और करियर की प्लानिंग हो रही है। प्रमोशन का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय को यहाँ पर
उस पोजीशन पे रखना जो कि हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के साथ हो। प्रमोशन, आपको प्रमोट कर दिया गया है, तो प्रमोट का मतलब क्या होता है कि आपको एक हायर जॉब पोजीशन दे दी गई है विद हायर अथॉरिटी एंड हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पे भी बढ़ती है, स्टेटस भी बढ़ता है, जॉब से सेटिस्फैक्शन मिलता है। करियर प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपके लॉन्ग टर्म एम्प्लॉइज के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात होती है। करियर प्लानिंग मतलब हम आपके आगे ग्रोथ के लिए भी सोचते हैं, तो वो सारी चीजें, उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि ताकि जो एम्प्लॉइज है उन्हें ये सब चीजें सिखाई जा सके। ठीक है, अब इतना सब कुछ आपने डिस्कस कर लिया, इतनी सारी बातें कर ली, पैसों के बारे में बात नहीं हुई है। तो स्टाफिंग का आखिरी प्रोसेस का पॉइंट है कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन का मतलब क्या है बच्चे? वो सभी तरीके की पे, हर फॉर्म ऑफ पे जो यहाँ पर एम्प्लॉइज को पे की जाती है। एम्प्लॉइज को पैसा अलग अलग तरीके से दिया जाता है, जैसे कि दो तरीके की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट और इनडायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट मतलब वही जो आपको दिन के दिहाड़ी मिलती है, सैलरी मिलती है, या फिर आपके इंसेंटिव्स मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, डायरेक्ट पैसा आपके हाथ में आ रहा है, बहुत करारे करारे नोट तुम गिन रहे हो अपने हाथ में, या तुम्हारे बैंक का मैसेज आता है कि ओफो पैसा आ चुका है। लेकिन इनडायरेक्ट पेमेंट क्या होता है कि आपकी कंपनी आपका इंश्योरेंस करा रही है, आपको पेड लीव्स देती है, उसके अलावा भी आपको बेनिफिट्स देती है कि रहने के लिए घर दे दिया है, आपको कार फैसिलिटी अगर आपको दे दी है, तो ये कुछ इनडायरेक्ट पेमेंट्स के पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब ये पे प्लान्स भी अलग अलग हो सकते हैं, टाइम बेस्ड भी हो सकता है, जैसे किसी को डेली पैसा मिल रहा है, वीकली पैसा मिल रहा है, मंथली मिल रहा है, जैसे कि सैलरी वेजेस मिलती है। परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है कि आपने कितना आउटपुट जनरेट किया, कितने प्रोडक्ट बना दिए, कितने घंटे आपने काम किया, इस हिसाब से भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि सैलरी फिक्स कर दी और प्लस इंसेंटिव, जैसे कि नॉर्मली जो सेल्समैन होता है, हमने कहा 20,000 आपकी मंथली सैलरी है और बाकी आप जितनी भी सेल्स करोगे उसका 10% आपको मिलेगा, तो वो आपका कंबाइंड प्लान हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये हो गई हमारी पूरी स्टाफिंग प्रोसेस कंप्लीट। हाँ जी बच्चों, तो मजा आ रहा है ना पढ़ने में? बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो रही है, एक एक चीज आई होप कि आप सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। हम स्टाफिंग के अंदर 3 चीजों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक है आपका रिक्रूटमेंट, जिसको हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है। फिर है सिलेक्शन, इसका भी हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों को अपने यहाँ पे इन्वाइट करना कि आपके यहाँ पर कुछ पोजीशंस खाली हैं, आप चाहें तो उनको आके फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो लोग हम बुला चुके हैं अब उनमें से हमें बेस्ट को चूज करना है, तो दूसरा एस्पेक्ट आपका सिलेक्शन रहता है। तीसरा, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, ट्रेनिंग, कि हम यहाँ पर स्पेसिफिक जॉब्स के लिए उनके स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए हम उनको कुछ लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम है क्या है, ट्रेनिंग। तो 1 by 1 इन एस्पेक्ट्स को हम लोग अब डिटेल में स्टडी करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कि ये जो हम लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं अपने यहाँ पर, ये जो हम अपने यहाँ की जॉब पोजीशंस को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से किया जा सकता है। याद करो, तुम राजू को मत भूलना अपने एग्जामिनेशन हॉल में, तुम राजू को और राजू की कहानियों को अगर याद रखोगे ना तो तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रहेंगे। अब फिर से याद करो कि राजू है ना, उसकी मम्मी परेशान है, उसके लिए ढूंढ रही है। अब देखो, ढूंढने के 2 रास्ते हैं उनके पास, या तो राजू की मम्मी अपने रिश्तेदारों में से ही ढूंढ रही है, यानी कि कहीं बाहर से कोई अनजान लड़की नहीं लेकर आनी वो अपने घर पे, अपने ही आसपास में, अपने ही फ्रेंड सर्कल में, या कह सकते हो कि अपने खुद के रिश्तेदारों में ही ढूंढ रही हैं कि कोई मिल जाए, यानी कि इंटरनली। और एक होता है कि ठीक है यार, कोई बाहर का ही बंदा, कोई बाहर का ही अनजान लड़की है, उसी को लेकर आना है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर में ऐड डाल रहे हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर जा रहे हैं। तो बेटा ये क्या है, ये है एक्सटर्नल सोर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब पोजीशंस को फिल करने के 2 रास्ते होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं बच्चे, कि जहां पर आपके यहाँ पर जॉब पोजीशन खाली हुई है, हम बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं बुला रहे हैं, हमने अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में झांक कर देखा कि कौन कौन है और उन्हीं में से किसी ना किसी को रख लिया। अब आप कहेंगे मैम रख लिया का क्या मतलब है, वो तो ऑलरेडी है ना वहां पे, बट कुछ चेंजेस हुए। क्या चेंजेस हुए, जिसमें पहला हमारे पास सोर्स होता है इंटरनल में ट्रांसफर। अब ट्रांसफर का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके स्कूल की 3 ब्रांचेज है, ठीक है, मान लो आपके स्कूल की 3 ब्रांचेज हैं, आपके एक ब्रांच के अंदर 5 टीचर एक्स्ट्रा हैं, लेकिन एक ब्रांच अभी नई नई खुली है आपके स्कूल की और वहां पे टीचर्स की शॉर्टेज है। तो हमने क्या किया, कहीं बाहर से किसी भी टीचर को नहीं बुलाया, एक ब्रांच जिसमें 5 टीचर एक्स्ट्रा हैं, वहीं से वो 5 टीचर्स उस वाले स्कूल में हमने भेज दी जहां पर टीचर्स की शॉर्टेज चल रही थी।
तो बच्चे इसे बोलते हैं ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय को शिफ्ट करना एक जॉब से, एक डिपार्टमेंट से, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में। लेकिन जब ट्रांसफर होता है ना बच्चे, तो ट्रांसफर में कोई मेजर चेंज नहीं होते रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्टेटस में। जनरली जो ट्रांसफर होता है ना वो सेम लेवल पर होता है, यानी कि इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इसको मार्क कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, यानी कि इस तरीके से ट्रांसफर है जहां पे आपकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पे, इनमें कोई खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत वर्क चेंज हो, लेकिन इन सब चीजों में कोई चेंज आपका यहाँ पर नहीं होता। और ये बहुत ही आप कह सकते हो कि एक यूजफुल तरीका है वैकेंसीज को फिल करने का और अपनी वर्क फोर्स को एडजस्ट करने का। ठीक है, तो ट्रांसफर समझ गए। अच्छा, अब उसके बाद क्या आता है? प्रमोशन। अब मान लो कि तुम्हारे स्कूल में जो तुम्हारे प्रिंसिपल सर हैं या मैम है, उनकी रिटायरमेंट हो गई। ठीक है, अब जब उनकी रिटायरमेंट हो गई तो कोई और पर्सन होगा जो उनकी जॉब को फिल करेगा। तो हमने क्या किया, आप ही के स्कूल की अगर बात करूं, कि आपके स्कूल में ही कोई एक सीनियर मोस्ट टीचर थी। अब क्या किया गया, उनको उनके उस वाली जॉब पोजीशन को खाली कर दिया हमने, कि वो मान लो कि वो मैम अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज ही पढ़ाती होंगी, तो उनको कहा कि मैम आप यहाँ क्या ही कर रही हैं क्लासरूम में, आपकी जगह तो एसी वाले कैबिन में है, तो मैम अब से आपको हम प्रमोट करते हैं, आज से आप स्कूल की प्रिंसिपल हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में। तो बेटा ये हुआ प्रमोशन। हमने किसी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं बुलाया प्रिंसिपल की पोस्ट को फिल करने के लिए। हमारे यहाँ पर एक होनहार टीचर थी हमारी कॉमर्स की, हमने उसे ही वहां पर प्रिंसिपल बनाया। तो बच्चे यहाँ पर बताओ मुझे, क्या पैसों में बदलाव नहीं होगा? भाई पहले वो सिर्फ एक टीचर थी, एक सब्जेक्ट टीचर, आज वो स्कूल की प्रिंसिपल है। पैसे बढ़ेंगे, पावर मिलेगी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, और इसे हम बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर लेवल। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इट इज द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। देखो शिफ्टिंग वर्ड दोनों में यूज हो रहा है, बट वहां एक जॉब से दूसरी जॉब, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, टू दी हायर पोजीशन। यहाँ पर हम शिफ्ट कर रहे हैं हायर पोजीशंस के लिए, और जब आप हायर पोजीशन पे जाओगे तो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस बदल जाएगा, आहा, फैसिलिटीज बदल जाएंगी। आने जाने के लिए तुम्हें कार फैसिलिटी दे दी जा रही है क्योंकि अब आप प्रिंसिपल साहिबा हो गई हैं। आपको एसी वाले कमरे में बिठाया जा रहा है क्योंकि अब आप प्रिंसिपल साहिबा हो गई हैं। तो भाई फैसिलिटीज बढ़ गई है और आपकी पे, बैंक बैलेंस भी बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद ये होता है बच्चे, ये वर्ड जरा मार्क कर लीजिएगा, वर्टिकल मूवमेंट होता है, मोटिवेशन मिलेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि इतने सालों की मेहनत अब सफल हुई है, प्लस ये एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी क्रिएट करता है, क्योंकि एक का बेटा अगर प्रमोशन हुआ है ना, तो बाकियों को खबर मिल जाती है कि अब इनकी पोजीशन खाली हुई है, तो इनकी जगह पर भी कोई आएगा ही आएगा, तो हो सकता है वो भी हम में से किसी को चुना जाए। तो चेन्स ऑफ प्रमोशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारी सक्सेस से कोई ना कोई तो जरूर परेशान हो रहा होगा, पर तुम्हें अफेक्ट नहीं होना। तुम्हें ईमानदारी से, अपनी पूरी मेहनत से, पूरे डेडिकेशन के साथ डिसिप्लिन्ड होकर सिर्फ अपना काम करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे समझ आ गए ट्रांसफर और प्रमोशन। अच्छा, अब ये इंटरनल सोर्सेज के फायदे नुकसान पढ़ लेते हैं जरा। पहला फायदा तो बच्चे यही है कि यहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है कि वो हायर परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है क्योंकि हम उन लोगों को पहले से ही जानते होते हैं। सस्ता है, कोई हमें न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ नहीं देनी पड़ी, और इंडक्शन ट्रेनिंग की कोई नीड नहीं है, पहले से आप जानते हो अपने यहाँ पर काम करने वाले सभी लोगों को, और सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ स्टाफ को आप एडजस्ट कर पा रहे हो। प्लस मैं इसके अंदर एक और यहाँ पर एडवांटेज ऐड करना चाहूंगी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ टूल ऑफ ट्रेनिंग, कि कई बार क्या होता है ना कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, तो ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग ना ट्रांसफर को यूज़ करते हैं। कि मान लो मुझे एक डिविजनल हेड बनाना है, अब डिविजनल हेड को ना सारे फंक्शंस की जानकारी होनी चाहिए, ये बात आपको पता है ना, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ के आए हैं। तो मैंने क्या किया, उसे हर एक डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया, मैंने उसको प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब में शिफ्ट किया, ताकि उसको सब जगह का काम आए, और जब उसे सब जगह का काम आ जाएगा तो हम उसे डिविजनल हेड बना देंगे। तो कई बार हम एज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक, बट इसकी कुछ बुराइयां, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, वही तुम्हें पुराना जो तुम्हारा सामान है तुम उसी का इस्तेमाल कर रहे हो बेसिकली, तो भाई फ्रेश टैलेंट आने की थोड़ी सी चांसेस कम है। पर अगर तुम बाहर वालों को बुला लोगे ना,
हाँ, फ्रेश टैलेंट बुलाओ, लेकिन लोअर पोजीशन के लिए बुलाओ ना, फिर हायर पोजीशन के लिए तो अपने यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉइज को ही मौका दो, क्योंकि अगर उनको भी मौका नहीं दोगे तो उनके मन में एक डिससेटिस्फैक्शन आएगा और यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेशन आएगा। और देखो लिमिटेशन में ये भी है, अभी देखने को मिलेगा आपको, एम्प्लॉइज में बिकम कंप्लिसेंट ड्यू टू द अश्योर्ड प्रमोशन। अब कई बार क्या होता है कि मान लो हमें पता है कि अच्छा कल को ये पोजीशन खाली होगी, अपन ही यहाँ पर चुना जाएगा, लेथार्जिक हो जाते हैं फॉर द टाइम बाउंड प्रमोशन। लेथार्जिक, ये वर्ड आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा भी। लेथार्जिक का मतलब होता है लेजी, पता है अपन ही अगर राजा बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे मर्जी काम करो, तो ये गलत होता है, ठीक है। तो कई बार इंटरनल सोर्स का ये डिमेरिट हमें देखने को मिल सकता है। नए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो आप इंटरनल सोर्स यूज कर ही नहीं सकते। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन नहीं है, वो कहावत सुनेंगे ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हमें पता है अच्छा इनके साथ हमारा कंपटीशन है, इनको तो हम जानते हैं, इनको तो हम कर लेंगे सेट अपने आप, तो कंपटीशन का स्पिरिट खत्म हो जाता है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर से कई बार आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि हर जगह जाके नया काम सीखोगे तो समय लगता है। ठीक, समझ आ गए आपको सारे के सारे इंटरनल सोर्सेज और उसके मेरिट डिमेरिट। चलो इंटरनल सोर्सेज कंप्लीट। अब आते हैं बच्चे एक्सटर्नल सोर्स पे, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि इसके पॉइंट्स ना कई बार डायरेक्ट 6 नंबर में आ जाता है और 3 अलग अलग तरीके के पॉइंट्स वो लोग पूछ लेते हैं, तो 2 नंबर के लायक आपको एक पॉइंट में एक्सप्लेनेशन कई बार लिखना पड़ जाता है। ठीक, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कैजुअल कॉलर्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज, ये सारे आपके जनरली पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला ये बच्चे आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर कुछ लोगों की ज़रूरत है, हमने कहा कि काम करते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देते, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक काम करो, एक नोटिस बोर्ड लगा दो, पूरी डिटेल दे दो कि अच्छा ये सब हमें चाहिए अपने यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति में, और इस दिन आकर वो अप्लाई कर सकता है, मतलब एक नोटिस बोर्ड लग दिया। अब तुम मुझे बताओ कि इस तरीके की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है, तुमने देखा है कभी किसी सीए के लिए ऐसे नोटिस बोर्ड पे लिखा जाता है आवश्यकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, आवश्यकता है हमें यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर की? नहीं ना, आवश्यकता है हेल्परों की, आवश्यकता है सेल्समैन की, आवश्यकता है ऑफिस बॉय की। यानी कि जनरली ऐसी जो हमारे पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फॉलो की जाती है फॉर द सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब्स के लिए। ठीक है, तो क्या है हमारे पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जहां पर एक नोटिस रखा जा रहा है, कहां पर? नोटिस बोर्ड पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ही, जिसमें सारी जॉब डिटेल्स लिखी जा रही है। जॉब सीकर्स आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर इकट्ठा होंगे, एक स्पेसिफिक डेट पर आ जाएंगे। वॉक इन इंटरव्यू का नाम सुना ही होगा, कुछ इसी प्रकार से होता है। ये जनरली कैजुअल वैकेंसीज के लिए होता है, जहां पर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब हो सकती हैं। ऐसे वर्कर्स को हम कैजुअल और बदली वर्कर्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी उनको जॉब से निकाला जा सकता है। इनएक्सपेंसिव है, हमने कोई यहाँ पर पैसा खर्च नहीं किया। जनरली तब यूज होता है जब हमारे पास काम का बहुत लोड हो, बहुत सारा काम है, या हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज नालायक छुट्टियां मनाने गोवा चले गए हैं, थाईलैंड चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर काम तो सारा अटका हुआ है। तो जब कभी भी परमानेंट एम्प्लॉयज हमारे एब्सेंट हैं या फिर काम का बहुत रश है, तो ऐसे में हम लोग इस वाले रिक्रूटमेंट का यूज करते हैं। ठीक, डन, ओके। नेक्स्ट आता है बच्चों कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स यानी कि कैजुअल कॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने कोई फॉर्मल वैकेंसी हमने यहाँ पर कह सकते हो अनाउंस नहीं करी, हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी कि हमारे यहाँ पर एक टीचर है जो एसएसटी की टीचर है, उसकी पोजीशन खाली हो चुकी है, हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी। लेकिन ना हमने पहले कभी एसएसटी टीचर के लिए हमने पहले कभी एक एडवर्टाइजमेंट दी थी, और उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन आई थी। तो कंपनीज क्या करती है या स्कूल भी क्या करते हैं, उन रिज्यूमेस को, उन सीवीज को फेंकती नहीं है, वो क्या करते हैं अपनी एक फाइल में उसको जोड़कर रखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि भाई इस तरीके की वैकेंसी अराइज होती है तो दोबारा कौन ही देगा एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ हमारे पास समय भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं अपना वही पोथा उठाते हैं, यानी कि वही अपनी फाइल उठाई, उसमें से ढूंढना शुरू किया कि अच्छा किस किस को बुला सकते हैं, उस टाइम पे किसकी परफॉर्मेंस और अच्छी रही थी, उनको कॉल करते हैं, भाई वो बंदा अभी भी वेला होगा तो आ जाएगा। तो कैजुअल कॉल कि हमने उनको कॉल करके बुला लिया इंटरव्यू के लिए कि अच्छा ठीक है अब आपको मौका मिल रहा है, अब आप आके यहाँ पर इंटरव्यू दे जाओ, तो इसे बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर कीवर्ड्स है, की लाइन आ रही है हमारी, ध्यान रखना, मेंटेन करती है एक डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, यानी कि उस टाइम पे जो एप्लीकेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बन पाए थे, उनका एक डेटाबेस है हमारे पास, और ये हमारे लिए एक वैल्यूएबल सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है हमारी मैन पावर के लिए। हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है
उन जॉब सीकर्स की, जिसको हम यहाँ पे स्क्रीन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे जब भी हमारे यहाँ पर इस तरीके की वैकेंसी अराइज होगी। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर पहले से कुछ रखी हुई एप्लीकेशन, उसी में से कॉल करके बुला रहे हैं, यहाँ नोटिस लगाकर फिर बुलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा एडवर्टाइजमेंट। ये तो आप लोगों को पता ही है कि एडवर्टाइजमेंट क्या है। एडवर्टाइजमेंट है बेटा जैसे न्यूज़पेपर में देखते हो, टेलीविजन पे आप लोग देख रहे हो, रेडियो पे सुन रहे हो, ठीक है, किसी भी मोड ऑफ कह सकते हो कम्युनिकेशन के थ्रू अगर आपको दिख रही है ये सब चीजें, तो ये आपकी एडवर्टाइजमेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में हो सकती है, ट्रेड जर्नल्स में हो सकती है, प्रोफेशनल जर्नल में हो सकती है। और क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में एक बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, तो यहाँ पर हम वाइडर चॉइस हमें मिलती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक आपकी एडवर्टाइजमेंट पहुंचती है। और जनरली आप इसे सीनियर पोजीशन ऑफ इन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, तब आप इस एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर यूज होता है। एडवांटेज तो यही है कि आपको बहुत सारी चॉइस मिल जाती है, लेकिन एक इसकी डिसएडवांटेज भी है कि आपके पास ना कई बार बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आते हैं। अब बहुत सारे रिस्पॉन्सेज में से छांटना अपने लिए बेस्ट ना, हमारे लिए काम बढ़ जाता है उसमें, तो ये इसका आप कह सकते हो कि डिसएडवांटेज होता है। ठीक, उसके बाद आते हैं बच्चे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब इनका आपने नाम सुना होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये क्या होती है? ये ना कुछ अलग से हमने ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं जिनका काम ही यही है, लोगों को नौकरियां देना। जो कंपनीज हैं वो अपनी बातें इनके पास आकर लिखवा देती हैं, ठीक है, कि हमें भाई ऐसे ऐसे बंदे चाहिए काम करने के लिए अपने यहाँ पे। जो जॉब सीकर है, यानी कि जिसको काम चाहिए, जो काम ढूंढ रहा है, वो भी अपना पूरा जो है अपना सीवी, अपना रिज्यूमे इनके पास आके सबमिट करा देता है कि जी हमें इस काम की जरूरत है। अब इन कंपनियों का काम होता है, इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है, इन फर्म्स का काम होता है कि कंपनी के रिक्वायरमेंट के साथ उस जॉब सीकर की जो स्किल्स है उसको मैच करे और एक दूसरे का रिकमेंडेशन दे। ठीक है, मैच मेकिंग सुना है ना, बस ऐसे ही हमारे यहाँ पर जॉब मेकिंग होता है। ठीक है, अब ये तीनों का काम तो सेम है, लेकिन तीनों अलग अलग लेवल के हिसाब से काम करती हैं। पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कौन चला रही है बेटा? गवर्नमेंट चलाती है, जहां पर हर तरीके का काम मिलेगा, अनस्किल्ड, स्किल्ड, ऑपरेटिव जॉब। ये जरा अंडरलाइन कर लेना, ध्यान रखना। ये एक लिंक बनाएंगे जॉब सीकर और एम्प्लॉयज के बीच में, लेकिन यहाँ पर कई बार जो डेटा होता है वो आपका अप टू डेट नहीं होता। ठीक, प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेट फर्म्स है, वो गवर्नमेंट है तो ये दोनों प्राइवेट फर्म्स है। और क्योंकि गवर्नमेंट तो देखो समाज सेवा का काम करती है, तो ऐसे कोई पैसा वैसा चार्ज नहीं कर रही है, बट प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट आपसे इस काम को करने की कुछ फीस चार्ज करती हैं। तो पहले प्लेसमेंट एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल और प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट, देखो ये कीवर्ड्स है पहचानने के लिए, यहाँ पर ये कीवर्ड्स थे, यहाँ पर ये है। नेशन वाइड सर्विस देते हैं, बायोडाटा मेंटेन करते हैं, लेकिन पैसा चार्ज करेंगे। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, नाम में है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तो बड़ी बड़ी पोजीशंस के लिए जब आपको टॉप एग्जीक्यूटिव्स चाहिए होते हैं तब आप यहाँ पर आते हो। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी टेक्निकल और प्रोफेशनल ही है, लेकिन यहाँ पर मिडिल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स के लिए आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के पास आओगे। यहाँ पर भी पूरा बायोडाटा मेंटेन रहता है और ये एडवर्टाइज भी कर देती हैं क्लाइंट्स के बिहाफ पर उनके वैकेंसीज को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैंपस रिक्रूटमेंट। अब कैंपस रिक्रूटमेंट क्या है कि तुम लोग 12th के बाद अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाओगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे अच्छे बच्चे बनोगे, तो कंपनी आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, तुम लोग का इंटरव्यू लेंगी वहां पर, और तुम में से ही किसी को चुनकर लेकर जाएंगी अपनी कंपनी में काम करने के लिए। तो बस इसे ही बोला जाता है कैंपस रिक्रूटमेंट, जहां पर कंपनीज जाती हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उनके साथ उनका एक टाई अप होता है और वहीं से बच्चों को चुनकर वो अपने यहाँ पर ले जाती हैं टॉप मोस्ट कंपनीज। ठीक है, सो कॉलेज और इंस्टीट्यूशन या मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है रिक्रूटमेंट का। जनरली टेक्निकल पर्सनल और प्रोफेशनल पर्सनल और मैनेजर पर्सनल के लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ एक क्लोज कॉन्टेक्ट होता है इनका यूनिवर्सिटीज के साथ, वोकेशनल स्कूल्स के साथ या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चे रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब क्या होता है कि मान लो मेरे स्कूल में एक टीचर की जॉब खाली हुई, एक इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट थी। अब मेरी ही जान पहचान में मेरी एक सहेली थी जो मेरे साथ कभी कॉलेज में पढ़ा करती थी, और मुझे हाल फिलहाल में पता चला कि वो अभी उसकी शादी वादी हुई तो वो यहीं पर अब शिफ्ट हो गई है। पहले वो जहाँ रहती थी वहाँ पे जॉब करती थी, अभी हाल फिलहाल में ही वो यहाँ पर दिल्ली में शिफ्ट हुई है और नौकरी की तलाश में है। और मुझे पता चला कि उसका सब्जेक्ट भी इंग्लिश है और मेरे जो स्कूल है वहां पर भी इंग्लिश की एक वैकेंसी है। तो मैंने क्या किया, अपने स्कूल में जाकर एक उसका नाम सजेस्ट कर दिया कि सर या मैम आप एक इंग्लिश टीचर ढूंढ रहे हैं, मेरी ही नोन टू में मेरी ही एक फ्रेंड है जो मेरे साथ पढ़ा करती थी, वो भी इंग्लिश पढ़ाती है,
तो अगर आप चाहे तो मैं उसको बुला सकती हूँ, और अगर आपको लगे तो आप उसको अपने यहाँ पे रख लीजिए। मैं पिछले बहुत सालों से अपने स्कूल में काम कर रही हूँ, और मेरे डेडिकेशन, मेरे हार्डवर्क, मैं बहुत ही डेडिकेटेडली अपना वर्क करती हूँ। तो मेरे को देखते हुए उन्हें लगा कि अगर मैं किसी का नाम सजेस्ट कर रही हूँ तो दैट मीन्स वो बंदा भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉइज, कि कई बार जो प्रेजेंट एम्प्लॉय होते हैं वो भी किसी का नाम सजेस्ट कर सकते हैं, वो उनका फ्रेंड या रिलेटिव या कोई जान पहचान का बंदा हो सकता है। ठीक है, सो एप्लीकेंट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज के थ्रू, वो उनके फ्रेंड, रिलेटिव्स या जान पहचान के कोई भी हो सकते हैं। एक अच्छा सोर्स है रिक्रूटमेंट का, क्यों? एक रिलायबल है, क्योंकि जो पहले से काम करने वाला व्यक्ति अगर बता रहा है तो सही बताएगा। तो यहाँ पर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग जो है वो मान लो कि एक तरीके से हो चुकी। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जब हमारे हाथ में किसी की एप्लीकेशन आती है तो हम उसके बारे में देख रहे होते हैं ना कि भाई कैसा है, क्या इसने क्वालिफिकेशन है, बट उनको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने ही सारी बात बता दी उस एम्प्लॉय के बारे में, तो स्क्रीनिंग पहले से ही हो गई। और प्रेजेंट एम्प्लॉय जो है वो फैमिलियर भी है ऑर्गेनाइजेशन से भी और उस नए कैंडिडेट के साथ भी, तो एक बातचीत अच्छी हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बच्चे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं? ठेकेदार। आपने देखा होगा ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही होती है तो एक ठेकेदार होता है, उसकी मस्त उसकी पूरी लेबर काम कर रही होती है। तो बस लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स बच्चे क्या होते हैं, ये क्लोज कांटेक्ट मेंटेन करते हैं लेबर्स के साथ, कि हमें तो सिर्फ उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर रखना है, बाकी लेबर वो खुद लेकर आएगा। अब यहाँ पर अनस्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो शॉर्ट नोटिस पर काम करते हैं, वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही रखे जाते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि अगर कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ तुम्हारी बातचीत खराब हो गई तो अपनी सारी पलटन लेकर चला जाएगा और तुम्हें फिर दोबारा से सब कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, तो इसलिए भैया अपने कॉन्ट्रैक्टर को जरा खुश रखना। ठीक, उसके बाद अगला सोर्स क्या है लोगों को अपने यहाँ पे बुलाने का? टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट दे दो। खैर ये थोड़ा हमारा अब कह सकते हो कि प्रिमिटिव या ट्रेडिशनल हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, अब ये जनरली हमें देखने को नहीं मिलता। तो पहले क्या है कि टेलीविजन में भी एडवर्टाइजमेंट आया करती थी, जॉब की पूरी रिक्वायरमेंट, क्वालिटी क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल सब वहां पर दिखाया जाता था। जिन जिनकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा होता था, अगर वो कैंडिडेट सुटेबल होते थे तो वो अप्लाई कर लेते थे। आखिरी जो सबसे ज्यादा हम लोग अब यूज करते हैं, वेब पब्लिशिंग। बहुत सारी हमारे पास वेबसाइट्स है, इंडीड, शाइन, मॉन्स्टर, नौकरी.com, जिस पे जाकर हम लोग अपना पूरा एक कह सकते हो अपना पूरा सीवी, अपना रिज्यूमे मेंटेन करके रखते हैं। कंपनीज भी वहाँ पर एक्टिव रहती हैं, मैच चलता है वहाँ पर, मैच मेकिंग होती है, यानी कि जो हमारी स्किल्स हैं उसके रिगार्डिंग अगर कंपनी का वर्क है वो मैच हो जाता है तो हमें काम मिल जाता है। तो वेब पब्लिशिंग का मतलब है कि इंटरनेट के थ्रू भी हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स हैं जो इसी चीज़ के लिए काम करती हैं, जॉब सीकर्स, जॉब ओपनिंग के बारे में बताती हैं और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ तक सब बात समझ में आ गई। चलो अब इसके भी मैरिट डिमेरिट देख लेते हैं। तो बच्चे एक्सटर्नल सोर्सेज का पहले मेरिट तो ये है कि ये क्वालिफाइड और ट्रेंड एम्प्लॉयज को अपने यहाँ पर अट्रैक्ट करता है, आपको वाइडर चॉइस मिल रही है, फ्रेश टैलेंट मिल रहा है और यहाँ आ रहे हैं कॉम्पिटिशन। यानी कि जो डिसएडवांटेज थी हमारी इंटरनल सोर्सेज की वो सारी यहाँ पर एडवांटेज है। सॉरी, लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है। भाई आप बाहर से लोगों को इनवाइट कर रहे हो, इतने सारे लोग आते हैं, उनमें से सही व्यक्ति चुनने में समय तो आपको लगेगा और हमको एक टाइम पीरियड भी देना पड़ता है उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। कॉस्टली है क्योंकि पैसा लगता है और कई बार एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के बीच में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। जैसे कि मैं बता रही थी कि प्रिंसिपल की पोस्ट खाली हुई, आपने बाहर के किसी व्यक्ति को प्रिंसिपल बना दिया उठा के, जो इतने सालों से तुम्हारे यहाँ पर काम कर रहे थे, तुमने उनको नहीं पूछा, तो कई बार जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लिमिटेशन। तो रिक्रूटमेंट का पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग, जो कि है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में हम लोगों ने ये समझा अभी इंट्रोडक्शन में कि सिलेक्शन का मतलब होता है एलिमिनेट करना जो भी अनफिट है
या फिर जो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, उन कैंडिडेट्स को हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है और बेस्ट को चूज करना है। बट इस सिलेक्शन की भी प्रॉपर एक प्रोसेस होती है जो हमें यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। तो उस प्रोसेस के अंदर अगर मैं सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करूं तो सबसे पहला पॉइंट है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि मान लो किसी कंपनी ने अपने यहाँ पर वही 5 वैकेंसीज के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी। अब एडवर्टाइजमेंट दी तो ना जाने कितनी सारी एप्लीकेशंस आ गई होंगी, कितने सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा। अब हम सबको थोड़ी ना अपने यहाँ पर बुला सकते हैं। मान लो मैंने किसी एक पोस्ट के लिए बोला था कि MBA क्वालिफाइड होना चाहिए, MBA इन मार्केटिंग होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी अप्लाई किया होगा जो फ्रेशर होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फाइनेंस से मार्केटिंग करके बैठे होंगे, सेल्स से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो MBA फाइनेंस में करके बैठे होंगे, उन्होंने मार्केटिंग में अप्लाई कर लिया होगा, या अभी MBA का रिजल्ट नहीं आया होगा, परसुइंग होंगे। तो ऐसे बहुत सारी हो सकता है कि एप्लीकेशन हमारे पास आ गई हो। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, छांटते हैं कि जो भी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो मिसफिट है, अनफिट है, या जो एलिजिबल नहीं है हमारी उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए, उसको हम वहां से हटा देते हैं, ठीक है। तो पहली स्क्रीनिंग हो रही है बेसिकली हमारे यहाँ पर कैंडिडेट्स की, उनकी उस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन पर हमें प्रोवाइड की है। सो देखिए, इट हेल्प्स द मैनेजर टू एलिमिनेट द अनक्वालिफाइड और अनफिट एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो भी उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखा होगा। प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज हेल्प्स इन रिजेक्टिंग द मिसफिट्स। अब ये जो इंटरव्यूज हैं ये फिलहाल अभी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। और कई बार होता है कि कुछ ऐसे इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं जहां पर वर्बली फेस टू फेस बात करके, जहां पर बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर कह सकते हो कि प्रोसेस नहीं होता, तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू ही अनफिट जो भी हमारे पास कैंडिडेट्स आए होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो, अब अगर आपकी एप्लीकेशन ने इस पड़ाव को पार कर दिया है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ चुकी है, तो अब होगा आपका सिलेक्शन टेस्ट। और जब टेस्ट होता है और टेस्ट में नंबर कम आते हैं ना, तो पिटाई होती है। तो बच्चे ये पिटाई से याद रखने हैं सिलेक्शन के 5 टेस्ट: पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है। तो ये पांचों टेस्ट जो है वो ओवरऑल पर्सनालिटी को चेक करते हैं हमारे कैंडिडेट की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि सबसे पहला टेस्ट है बच्चे इंटेलिजेंट टेस्ट। तो इंटेलिजेंट टेस्ट बेसिकली IQ लेवल चेक करता है किसी भी कैंडिडेट का, और ये बताता है कि पर्सन की लर्निंग एबिलिटी कैसी है, कितनी जल्दी वो चीज़ों को सीख सकता है, या उसके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है, जजमेंट कैपेबिलिटी उसकी कैसी है। तो उसके लिए इंटेलिजेंट टेस्ट लिया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर करता है किसी भी इंडिविजुअल का पोटेंशियल कि वो नए स्किल्स कितनी जल्दी सीख सकता है। कुछ स्किल्स उसके ऑलरेडी उसके पास है, लेकिन अगर हम कुछ नया सिखाते हैं तो कितनी जल्दी वो उन सब चीज़ों को सीख जाता है, ये हम एप्टीट्यूड टेस्ट में देखते हैं। बेसिकली हम उसके फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। पर्सनालिटी टेस्ट आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को चेक करता है, आपके इमोशंस, आपके वैल्यू सिस्टम, आपका मैच्योरिटी लेवल, कि आपके सामने अगर प्रॉब्लम आती है तो आप भाग तो नहीं जाते हो, ये एकदम से रिएक्ट तो नहीं करते, एकदम से गुस्सा तो नहीं हो जाते, ये एकदम से बच्चों की तरह रो तो नहीं जाते तुम सिचुएशन को देख के। तो तुम्हारे इमोशंस को यहाँ पर चेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। तो आपके बेसिकली इनसाइट्स आपको अंदर से यहाँ पर झांक रहे हैं, देख रहे हैं कि तुम कैसे हो। तो यहाँ तुम्हारे इमोशंस, रिएक्शन, तुम्हारा मैच्योरिटी लेवल, तुम्हारे वैल्यू सिस्टम, सब कुछ चेक हो रहा है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट कहता है कि तुमने एप्लीकेशन में तो बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, बहुत कुछ अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें तुम यहाँ पर कर रहे हो, बट ये बताओ क्या सच में तुम्हारी नॉलेज है इन सब चीजों को लेकर। तुमने कह दिया तुमने इसमें डिग्री ले रखी है, उसमें डिग्री ले रखी है, पर तुम्हें सच में उस चीज का ज्ञान है या नहीं है। तो तुम्हारी एग्जिस्टिंग नॉलेज यहाँ पर चेक की जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेड टेस्ट, कि तुम जिस फील्ड में अपने आप को महारथी कह रहे हो, सच में महारथी हो भी या नहीं। तो यहाँ इवैल्यूएट किया जाता है आपकी प्रोफिशिएंसी, आपके स्पेसिफिक प्रोफेशन या टेक्निकल एरिया से रिलेटेड आपके एग्जिस्टेंस, स्किल्स और नॉलेज को चेक करके यहाँ पर हम लोग एक टेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब ना एक डिफरेंस आ जाता है बच्चे कई बार एक एप्टीट्यूड टेस्ट के बीच में और ट्रेड टेस्ट के बीच में। तो एप्टीट्यूड टेस्ट बच्चे आपके नए स्किल्स के पोटेंशियल को चेक करता है, बट ट्रेड टेस्ट आपके एग्जिस्टिंग स्किल्स को चेक करता है कि उसमें आप कितने महारथी हैं, ठीक है। इंटरेस्ट टेस्ट, अब इंटरेस्ट टेस्ट चेक क्या करता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जहां पर हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपका इंटरेस्ट है उसको काम करने में या नहीं।
कई बार होता है कि इंसान से पैसे के लिए काम कर रहा है, टाइम पास करने के लिए काम कर रहा है, अपना ठीक है थोड़ा टाइम निकल जाएगा, बट जो इंसान इंटरेस्ट के साथ काम करता है कि ठीक है पैसे की रिक्वायरमेंट तो हम सभी को है, हम सभी लोगों को अपना घर चलाना है, तो पैसा तो हम सभी लोगों को चाहिए, बट अगर पैसे के साथ साथ इंटरेस्ट, वो हमारा कह सकते हो कि एक जो फैसिनेशन है अपनी जॉब को लेकर, एक जो इन्वॉल्वमेंट अगर वो आ जाता है ना, तो उसका फायदा एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को होता है। तो हम दिल से काम करते हैं और मतलब मन से अगर हम काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि काम अच्छा ही होगा। तो इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर यहाँ पर इंडिविजुअल का प्रेफरेंस चेक किया जाता है, इंटरेस्ट चेक किया जाता है। तो बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करता है पर्सन का लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, फैसिनेशन अपने काम को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर आपने ये वाला हर्डल भी पार कर दिया, तुमने ये वाला पड़ाव भी पार कर दिया बच्चे, सिलेक्शन टेस्ट में भी तुम पार हो गए, तो अब होगा तुम्हारा इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में कुछ लोग तुम्हारे सामने बैठे होंगे डरावने डरावने से, जो तुमसे डरावने डरावने सवाल पूछेंगे और तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम हो पूरे कॉन्फिडेंट, क्योंकि तुम्हें सभी सवालों के जवाब पता है, तुम नहीं डरने वाले, क्योंकि तुम्हें है पूरी जानकारी। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में होता है इन डेप्थ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन बिटवीन द कैंडिडेट और जो भी उनकी टीम बैठी होती है उनके बीच में, यानी कि जो भी उनकी कमेटी बैठी होगी, और यहाँ पर एप्लीकेंट की सुटेबिलिटी बेसिकली चेक की जा रही है। दोनों ही एक दूसरे की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहा है, जो इंटरव्यू दे रहा है वो भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। चलो, अब तुमने अगर इंटरव्यू पास कर लिया होगा तो अब तुम्हारा रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि भाई तुम्हारे कोई रिकॉर्ड विकॉर्ड तो नहीं है, कोई हिस्ट्री विस्ट्री तो नहीं है तुम्हारी, कहीं कुछ कांड वांड तो नहीं करके आए हुए हो तुम। तो सभी जानकारी तुम्हारी इकट्ठी की जाती है। तुम कहोगे अच्छा फलाना उस जगह पर काम करके आया हूँ, उस जगह पर काम करके आया हूँ, अरे भाई झूठ तो नहीं बोल रहे। तो तुम्हारा यहाँ पर सारा रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है, जहां पर हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जरा अपना एड्रेस वेड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल दो और अपने पुराने एम्प्लॉयर्स के नाम वाम बताओ, हम जरा वेरीफाई करें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को और थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकाले। तो ऐसे में तुम पुराने एम्प्लॉयर का नाम दे सकते हो, अपने टीचर्स का नाम दे सकते हो, हमारा नाम मत देना भाई, तुम कहीं फंसवा दो हमें भी। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का भी आप लोग यहाँ पर नाम दे सकते हैं, ठीक है। अरे अपनी काजल मैम का नाम ले देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। चलो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो, अब तुमने रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक भी तुमने पार कर लिया, तो अब होगा सिलेक्शन डिसीजन। अब चुना जाएगा वो व्यक्ति जिसकी हमें तलाश थी कि भाई तुम ही हो वो जो हमारे यहाँ पर मजदूरी करने वाले हो। तो सिलेक्शन डिसीजन होता है फाइनल डिसीजन, जहां पर जो मैनेजर है, जो रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी प्रोसेस के लिए, उसके व्यूज यहाँ पर सुने जाते हैं कि भाई बताओ कौन सा तुम्हें लगा काबिल वो कैंडिडेट जिसको हम यहाँ पर चुनेंगे। उसके बाद कई कई जॉब्स के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, जहां पर हम ये चेक करेंगे कि क्या आप स्वस्थ है या नहीं और कुछ ऐसी बीमारी तो नहीं है जो परेशान कर सकती है आपको आपकी जॉब के अंदर। तो यहाँ पर सिलेक्शन डिसीजन के बाद आपको ये मेडिकल फिटनेस टेस्ट में जाना होगा ताकि हम ये जान सके कि आप स्वस्थ है या नहीं, और सिर्फ उन्हीं को जॉब ऑफर होगा जो कैंडिडेट डिक्लेयर होगा मेडिकली फिट। मेडिकली फिट डिक्लेयर हो जाते हो तो तुम्हें जॉब ऑफर कर दी जाएगी, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा तुम्हें। तुमने सारे पड़ाव पार कर दिए हैं, अब तुम्हें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देंगे जो ये इस चीज की कंफर्मेशन होगी कि तुम चुने जा चुके हो। अब तुम बल्ले बल्ले पार्टी दे दो अपने दोस्तों को, तुम्हारी नौकरी लग गई है। जहां पर तुम्हारा रिपोर्टिंग डेट लिखा होगा, टर्म्स ऑफ ज्वाइनिंग लिखा होगा, ठीक है। पर उसके बाद जिस दिन तुम पहुंचोगे जॉब पे तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बना होगा, वो भी एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाकर बैठे होंगे कि भाई तुमने जॉब को एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। एग्रीमेंट बनाते टाइम एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है अटेस्टेशन फॉर्म। इस अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखी होती है कैंडिडेट के बारे में, जो एक वैलिड रिकॉर्ड होगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, यानी कि फ्यूचर में आपको ये काम आ सकता है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा हो सकता है, जॉब का टाइटल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस दिन तुमने अपना काम करना शुरू किया, तुम्हारी पैसा हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या पे का रेट है तुम्हारा, कौन कौन से अलाउंसेस है, कितने घंटे काम कर सकते हो, कैसे छुट्टी ले सकते हो, बीमार होने पर लीव कैसे मिलती है, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी होती है, ठीक है। तो बस ये था हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। अब आते हैं बच्चे तीसरे एस्पेक्ट की तरफ जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है ट्रेनिंग, और साथ में आ जाता है डेवलपमेंट। तो बच्चे पहले तो जरा हम एक और इसके साथ टर्म यूज हो रहा है हमारे पास हमारी बुक में, एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन का मतलब क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज किया जाता है, और ये आपकी नॉलेज का इंटरप्रिटेशन है कि जो आपने नॉलेज गेन करी आप
उसको कितना समझ पाए हो, कितना उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हो, बेसिकली वो एजुकेशन है। तो इसका तो सिर्फ इंट्रोडक्शन इतना ही है, मेन आपके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है। तो पहले मीनिंग की तरफ चलते हैं। तो बेटा ट्रेनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आपके स्किल्स को कह सकते हैं इंप्रूव किया जाता है स्पेसिफिक जॉब के लिए, ठीक। बट वहीं पे डेवलपमेंट एक ऐसी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है जो आपको ग्रो करने में मदद करती है। ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो यहाँ पर आप अपनी जॉब को बेहतर तरीके से कर सके, सिर्फ इसलिए हम आपको लर्निंग कर रहे हैं, दिला रहे हैं ये। लेकिन यहाँ हम चाहते हैं कि आपका ओवरऑल ग्रोथ हो, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आपकी करियर की ग्रोथ हो। नेचर बच्चे ये जॉब ओरिएंटेड है, ये सिर्फ जॉब से ही रिलेट करती है, बट ये आपके करियर ओरिएंटेड है, ये आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगी, ठीक। चलो उसके बाद कुछ इसके बेनिफिट्स है हमारे पास, बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज और बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर ट्रेनिंग देते हैं तो उससे एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट होगा, उनका करियर अच्छा होगा, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, एम्प्लॉयज मशीन्स को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, उनका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि जब हमें काम को करना आता है तो हम अच्छे से करते हैं। कई बार जब हमें कोई काम नहीं करना आता ना तो उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा, भाई सिस्टमैटिक लर्निंग हमेशा हिट एंड ट्रायल से बेटर होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो नौ सीखे है, उसे काम नहीं आता, अनट्रेंड है, तो वो तुम्हारा नुकसान कर सकता है। लेकिन एक ऐसा बंदा जो सीख समझ कर काम कर रहा है तो भाई वो सही काम करेगा, ठीक है। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी जिससे आपको प्रॉफिट अच्छे मिलेंगे, आप यहाँ से फ्यूचर मैनेजर ढूंढ सकते हो, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, एब्सेंट नहीं होंगे, बचने की कोशिश नहीं करेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, और जो बदलता हुआ इन्वायरमेंट है उसमें वो ज्यादा रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और अच्छे से यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, ठीक है बच्चों। यहां तक बात समझ आ गई, चल रहा है ना, अरे यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा बचा है बस। नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग कैसे कैसे हो सकती है बच्चे, ये ट्रेनिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब होता है कि आप काम को करना सीख लिया, काम को ज्वाइन कर लिया, यानी कि आपने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली है, ज्वाइन करते करते आपको काम सिखाया जा रहा है। जैसे कि मैं इसका हमेशा का एग्जांपल देती हूँ कि आपके घर में प्लम्बर आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है, उसके साथ हमेशा उसका एक हेल्पर आता है। तो बच्चे वो जो हेल्पर आता है ना, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कि वो काम कर भी रहा है, काम सीख भी रहा है ना, लर्निंग वाइल डूइंग। बट ऑफ द जॉब का मतलब होता है कि जब हम काम को करने से पहले उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट जो होते हैं वो एक आर्टिकलशिप करते हैं, डॉक्टर्स इंटर्नशिप करते हैं। तो काम करने से पहले अगर किसी को कोई काम सिखाया जा रहा है, ऑफ द जॉब मेथड की अगर मैं बात करूं तो आपको पहले मान लो कोई हमने एक, मान लो मुझे खाना बनाना है, अब खाना बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक यूट्यूब वीडियो पहले देखी, आराम से बैठ के पहले मैंने यूट्यूब वीडियो देखी, फिर मैंने काम करना खुद से शुरू किया, यानी कि पहले मैं सीख रही हूँ फिर मैं काम कर रही हूँ, यानी कि लर्निंग बिफोर डूइंग। तो ऑन द जॉब का मतलब क्या है, एक ऐसी ट्रेनिंग जो आप अपने वर्क प्लेस पर ही लेते हो, जब आप काम को कर रहे हो एक्चुअली में, जब आप वर्किंग में हो, ठीक है। और ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है, लर्निंग बाय डूइंग। बट ऑफ द जॉब का मतलब है जब आपको आपके वर्क प्लेस से हटके ले जाया जा रहा है, पहले आपको सिखाया जा रहा है उस काम को करने से पहले। अब हमें 4 तरीके के यहाँ पर मेथड्स पढ़ने हैं बच्चे। जैसे पहला है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है कि आपको एक ट्रेनर दे दिया जाता है, ठीक है। मान लो जैसे आप जिम जाते हो तो जिम में आपको एक ट्रेनर मिल गया, वो क्या कर रहा है, आपको भी आगे जाके जिम ट्रेनर बनना है, तो आप वहां पर काम कर भी रहे हो, छोटी मोटी एक्सरसाइज आप भी सीख रहे हो, सिखा भी रहे हो, ठीक है। तो ये है कि आपको एक ट्रेनर मिल गया है, उसके गाइडेंस में आप यहाँ पर काम करोगे, ठीक। सो ट्रेनी वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर या एक्सपीरियंस ट्रेनर। यहाँ पर आपको हायर लेवल ऑफ स्किल्स और प्रोफिशिएंसी सिखाई जा रही है। ये स्किल्ड ट्रेडर्स के लिए होती है, जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, आयरन वर्कर्स, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों के लिए हो सकती है। एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको ये लर्निंग दी जा रही है, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल रही है, थोड़ी थोड़ी थियोरेटिकल लर्निंग भी आपको यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप होता है, जैसे मैंने अभी आप, इंटर्नशिप का मतलब होता है जैसे कि आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट में इंटर्नशिप होती, आर्टिकलशिप होती है, हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी इंटर्नशिप होती है। तो एक तरीके का जॉइंट प्रोग्राम होता है ट्रेनिंग का, जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ आती हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपनी रेगुलर स्टडीज करते हैं एक टाइम पीरियड के लिए, वो ऑफिसेज या फैक्ट्रीज में वर्क भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मतलब जो उन्होंने किताबों में पढ़ा है वो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख रहे होते हैं उन फर्म्स या फैक्ट्रीज या ऑफिसेज में जाकर, कि भैया किताब में तो हमने पढ़ लिया डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, स्टॉक की वैल्यूएशन कैसी होती है, बट इन रियलिटी कैसे होती है,
हमने किताबों में तो पढ़ लिया कि हार्ट कैसे वर्क करता है, लीवर कैसे वर्क करता है, किडनी कैसे वर्क करती है, बट इन रियलिटी क्या है ना, ये सब चीजें तो हमें जरूरी है ना जाननी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। उसके बाद आते हैं बेटा बेटा वेस्टिबुल ट्रेनिंग। वेस्टिबुल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास कोई एक सोफेस्टिकेटेड मशीनें हैं, सोफेस्टिकेटेड मशीनें मतलब कि जिसमें अगर एक भी बटन गलत दबा दिया तो डैमेज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, आपको वर्क प्लेस से एक अलग साइड में लेके जाते हैं, डमी मशीन देते हैं कि भाई इस डमी, इस खिलौने के साथ पहले तुम खेलना सीख लो, जब तुम खेलने में मास्टर हो जाओगे तब हम तुम्हें इधर बुला लेंगे। तो डमी मशीन पे पहले तुम्हारी ट्रेनिंग होती है, जैसे तुम सीख जाओगे फिर तुम्हें एक्चुअल प्लेस पर ले जाया जाता है। तो ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस, द रियल वर्क एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड। वहां हम आपको बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जैसे कि आप रियल ऑफिस में या फैक्ट्री में काम कर रहे हो। ये मेथड तब यूज होता है जब एम्प्लॉयज को हैंडल करनी होती है सोफिस्टिकेटेड मशीन या इक्विपमेंट, ठीक है। उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी आपने ओरिएंटेशन पढ़ा कि एक ऐसी ट्रेनिंग है जो नए नए एम्प्लॉय को दी जाती है ताकि वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि 2 से 3 दिन की भी हो सकती है, 1 से 2 घंटे की भी हो सकती है, 1 दिन की भी ये ट्रेनिंग हो सकती है, जहां पर हम सिर्फ उसको फेमिलियर कर रहे हैं उसके साथ काम करने वाले लोगों के साथ, उसकी जॉब के साथ, उसकी सराउंडिंग्स के साथ, ठीक है। और बस इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग हुआ कंप्लीट। सो आई होप बच्चों आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से स्टाफिंग वाला चैप्टर समझ आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी सी मेहनत कर लेना, समरी नोटबुक में सारे टॉपिक्स के जो हेडिंग्स हैं वो लिख लेना उनकी मेमोरी ट्रिक्स के साथ। जो कीवर्ड्स मैंने बताए हैं उन कीवर्ड्स को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या करना है, आपको करनी है राइटिंग प्रैक्टिस, अच्छे से लिख लिख के देखने हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले ये वाला चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी लर्निंग भी करते हुए चलना है, कुछ पॉइंट्स को आपको याद करते हुए चलना है, तभी एग्जाम में आप लिख पाएंगे और केस स्टडीज को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। सो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।